हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हर्डमेनिया के डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था, तो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने फेरिंग्स तक पढ़ाई कर ली थी, फेरिंग्स के बारे में पढ़ लिया था, उसके आगे भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, लाइक इंडोस्टाइल के बारे में हमने देखा था, ओके, और डॉर्सल लैमेला के बारे में देखा था। सो आज के वीडियो में हम हर्डमेनिया का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके आगे थोड़ा बढ़ेंगे, कुछ और कवर करेंगे आगे के पोर्शन। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ईसोफेजियल एरिया। ईसोफेजियल एरिया एक ये पॉइंट आता है, ओके। ईसोफेजियल एरिया है, इसके बारे में अब थोड़ा जानोगे ईसोफेजियल एरिया क्या है। सो ईसोफेजियल एरिया जो है वो ईसोफेगस के जस्ट पहले का एक पार्ट, जहाँ से ईसोफेगस ओपन होता है, ओके। सो एक सबसे पहले तो ये निचला पार्ट है, तो ये पोस्टेरियर रीजन है, ओके। सो इट इज़ द पोस्टेरियर मोस्ट रीजन ऑफ ब्रांचियल सैक। याद रखो, हम ब्रांचियल सैक के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्रांचियल सैक के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था फेरिंग्स को, एक प्री ब्रांचियल जोन और दूसरा ब्रांचियल सैक्स, जिसको अपन फेरिंग्स भी बोल रहे थे। तो ये ब्रांचियल सैक का सबसे पोस्टेरियर रीजन है। इट इज द मोस्ट पोस्टेरियर रीजन ऑफ ब्रांचियल सैक। ब्रांचियल सैक का सबसे पोस्टेरियर रीजन है, ओके। उसके आगे अपन देखते हैं मोस्ट पोस्टेरियर रीजन ऑफ ब्रांचियल सैक, और यहीं पे प्रेजेंट है क्या, आपका ईसोफेजियल एरिया, ओके। उसके आगे अपन देखते हैं इट्स ओपनिंग, इस ईसोफेजियल एरिया की जो ओपनिंग है इज गार्डेड बाय टू सेमी सर्कुलर लिप्स, टू सेमी सर्कुलर लिप्स। सेमी सर्कुलर मतलब दो लिप्स है, एक ऐसे और दूसरी ऐसे। तो ये सेमी सर्कुलर हुई, फुल सर्कल नहीं, हाफ सर्कल है। तो दो सेमी सर्कुलर लिप्स की जैसी संरचना है, सेमी सर्कुलर लिप्स जैसा स्ट्रक्चर है, वो जो है इसका जो ओपनिंग है उसको कवर करके रखता है या गार्ड करता है या फिर प्रोटेक्शन देता है, ओके। उसके आगे अपन देखते हैं दिस एरिया इज डिवॉइड ऑफ ब्लड सेल्स। दिस एरिया इज devoid of blood cells. This area is devoid मतलब किसी चीज़ का प्रेजेंट ना होना, डिवॉइड मतलब किसी चीज़ का प्रेजेंट ना होना। तो दिस एरिया इज डिवॉइड ऑफ ब्लड सेल्स, मतलब ब्लड सेल्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। दिस एरिया ब्लड वेसल्स, दिस एरिया इज डिवॉइड ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ पे किसी भी टाइप का ब्लड वेसल नहीं पाया जाएगा इस ईसोफेजियल एरिया के पास। उसके बाद किसी भी टाइप की कोई फोल्डिंग्स नहीं पाई जाएगी, स्मूथनेस होगी इस एरिया के पास, कोई फोल्ड्स नहीं होंगे इनके लेयर पे, और किसी भी टाइप का कोई स्टिग्माटा नहीं प्रेजेंट होगा। हमने ब्रांचियल सैक में स्टिग्माटा देखा था। सो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई ब्लड वेसल या कोई फोल्डिंग या कोई स्टिग्माटा नहीं प्रेजेंट होगा इन द केस ऑफ ईसोफेजियल एरिया, ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट है आपका ईसोफेगस। ईसोफेजियल एरिया तो हो गया, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ईसोफेगस के बारे में, ओके। सो ईसोफेजियल एरिया के बाद आएगा आपका ईसोफेगस। अब ईसोफेगस के बारे में देखते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं। ईसोफेगस के बारे में अगर अपन देखें, फर्स्ट पॉइंट इज ईसोफेगस जो है बहुत सी शॉर्ट कर्व्ड थिक, शॉर्ट कर्व्ड थिक
अब ईसोफेगस तो एक ट्यूब है जो कि थोड़ा छोटा, कर्व्ड मतलब मुड़ा हुआ, और थिक है, काफ़ी मोटा है। सो शॉर्ट, कर्व्ड एंड थिक वॉल्ड ट्यूब। इट इज़ अ शॉर्ट, कर्व्ड एंड थिक वॉल्ड ट्यूब। छोटे, मुड़े हुए और मोटे वॉल का, मोटे दीवार या उसकी लेयर जो होती है, आउटर जो पूरा कवरिंग होता है, वो छोटा, कर्व्ड और थिक वॉल्ड का एक ट्यूब है ये। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं ईसोफेगस में ही कि यहाँ पे इट contains 4 longitudinal ciliated grooves, 4 longitudinal ciliated grooves। 4 ग्रूव्स पाए जाएंगे। ग्रूव्स मैंने बताया था क्या होता है, तो 4 सिलिएटेड ग्रूव्स, मतलब जो ग्रूव्स की लाइनिंग होगी वहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होगा। तो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि ग्रूव्स क्या होते हैं, आप जाके उसको देख लेना। तो कॉन्टेंस 4 लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे और ग्रूव्स की लाइनिंग पे सीलिया प्रेजेंट होगा। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं इट कनेक्ट्स ब्रांचियल सैक टू स्टमक। ब्रांचियल सैक को ये स्टमक से कनेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट अपन आते हैं अब स्टमक पे। ईसोफेगस समझ में आ गया। ईसोफेगस क्या करता है, ब्रांचियल सैक को या फिर आप सीधे बोलो फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करता है। ईसोफेजियल एरिया जो है वो पहले ईसोफेगस में ओपन होता है एंड देन ईसोफेगस जो है वो आपका स्टमक में ओपन होता है। अब अपन स्टमक के बारे में अगर बात करें, स्टमक के बारे में अगर देखें तो स्टमक जो है वो ईसोफेगस के मुकाबले थोड़ा सा ब्रॉड होता है या थोड़ा सा आप बोलो तो चौड़ा होता है। ओके, तो स्टमक के बारे में अब हम पढ़ते हैं। नाउ विल स्टडी अबाउट स्टमक ऑफ हर्डमेनिया। स्टमक के बारे में अगर अपन देखें तो इट इज़ वाइडर दैन द ईसोफेगस। स्टमक इज़ वाइडर दैन ईसोफेगस। ईसोफेगस के मुकाबले जो स्टमक है वो वाइडर होता है, मतलब चौड़ा होता है। ओके, सो स्टमक इज़ वाइडर दैन ईसोफेगस। उसके आगे अपन देखते हैं इट इज़ थिन वॉल्ड, मतलब इसका जो वॉल होगा वो ज़्यादा मोटा नहीं होगा, पतला होगा। इसके जो वॉल्स होंगे वो पतले होंगे। ओके, इट इज़ स्पिंचर्ड एट बोथ एंड। स्पिंचर्ड एट बोथ एंड। स्पिंचर्ड मतलब टैपर्ड, दोनों तरफ से ये चिपटे होते हैं, एक बीच में फुले हुए, दोनों तरफ से चिपटे हुए होता है स्पिंचर्ड। तो स्पिंचर्ड एट बोथ एंड, दोनों साइड से ये स्पिंचर्ड होंगे। ओके, आगे अपन देखते हैं स्मूथ इनर लाइनिंग। अंदरूनी जो लाइनिंग होगी, इंटरनल लाइनिंग जो होगी वो काफ़ी स्मूथ होगी। ओके, सो स्टमक के बारे में क्या देखा, ईसोफेगस के मुकाबले वाइडर होते हैं, मतलब चौड़े होते हैं। इनके वॉल जो है वो पतले होते हैं। ईसोफेगस के केस में हमने देखा था थिक वॉल्ड होते हैं, पर ये थिन वॉल्ड होते हैं। उसके बाद दोनों साइड से स्पिंचर्ड होते हैं। ओके, एंड लास्ट एंड फाइनली देयर इनर लाइनिंग इज़ वेरी स्मूथ। ओके, आगे अपन देखते हैं। अब स्टमक की अपन ने बात कर ली, तो स्टमक के बाद क्या आता है, स्टमक के बाद आपको पढ़ना है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन ऑफ हर्डमेनिया। नाउ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के बारे में अपन देखें तो यहाँ पे इंटेस्टाइन जो है, यहाँ पे 2 पैरेलल लिम्ब्स प्रेजेंट होंगे। दो पैरेलल लिम्ब्स प्रेजेंट होंगे जो कि एक यू शेप बनाएंगे। यू शेप बनाएंगे ऐसे पैरेलल। जब 2 पैरेलल लिम्ब्स आ रहे हैं
और नीचे से वो जॉइन करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक यू शेप बनाएंगे। तो 2 पैरेलल लिम्स फॉर्मिंग यू शेप, 2 पैरेलल लिम्स फॉर्मिंग अ यू, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे यू शेप का। उसके आगे अपन देखते हैं द इंटेस्टाइन जॉइंस अ शॉर्ट सिलिएटेड रेक्टम। ये जो इंटेस्टाइन है वो कहाँ पे खुलता है, जॉइंस so it is joined by this intestine, it joins in a short ciliated rectum। अब ये जो इंटेस्टाइन है वो कहाँ पे ज्वाइन करेगा, कहाँ ओपन होगा, एक रेक्टम में। ओके, रेक्टम में ये ओपन होगा क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ये डाइजेशन कंप्लीट होने के प्रोसेस की तरफ जा रहा है। तो इंटेस्टाइन के बारे में हमने पहले देखा कि 2 पैरेलल लिम्स है जो कि एक यू शेप फॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये जो है शॉर्ट और सिलिएटेड, छोटा और सिलिएटेड मतलब लाइनिंग में सीलिया प्रेजेंट होगा, वैसे रेक्टम में जाके ओपन होगा। उसके आगे अपन देखते हैं, उसके बाद इस रेक्टम की ओपनिंग होगी ओपन बाय एन एनस, ओपनिंग बाय एन एनस इनटू, अब ये रेक्टम की ओपनिंग कहाँ होगी, opening by anus into the dorsal part of anus, into the dorsal part of, this opening of anus is in the dorsal part of the atrial cavity, atrial cavity, एट्रियल कैविटी के डॉर्सल पार्ट में ओपन होगा। और उस कैविटी, एट्रियल कैविटी का जो डॉर्सल पार्ट है उसे अपन क्या बोलते हैं, क्लोएका, नोन एज क्लोएका, ऑल्सो नोन एज क्लोएका। एंड यू ऑल नो अबाउट क्लोएका, इस बारे में मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि क्लोएका क्या होता है। सो ये जो रेक्टम है वो एनस में ओपन होगा और वहाँ पे डॉर्सल पार्ट जो है, एनस जो है वो कहाँ पे ओपन होगा, डॉर्सल पार्ट जो होगा एट्रियल कैविटी का वहाँ ओपन होगा, उसे हम क्लोएका भी बोलते हैं। ओके, सो एनस कहाँ ओपन होगा, डॉर्सल पार्ट ऑफ एट्रियल कैविटी, जिसे हम क्लोएका भी कहते हैं। उसके आगे अपन देखें नेक्स्ट पॉइंट, मैं इसको मिटाता हूँ, इसी के नीचे मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूँगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़, यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया कि एक क्लोएका में ओपन हो रहा है जो एनस है, पहले रेक्टम का, एनस में ओपन हो रहा है। एनस जो है वो एट्रियल कैविटी का जो डॉर्सल पार्ट है क्लोएका, वहाँ पे जाके ओपन हो रहा है। और उसके बाद क्लोएका में जो ओपन हो गया तो क्लोएका जो है, क्लोएका लीड्स, वन सेकेंड, या क्लोएका कहाँ खुलेगा, क्योंकि क्लोएका भी एक ओपनिंग, अभी भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं आया, शरीर का भी शरीर के अंदर ही है, इसीलिए इसको बाहर निकालना ज़रूरी है। तो क्लोएका जो है वो लीड्स डॉर्सली इनटू द एट्रियल सिफॉन, क्लोएका लीड्स डॉर्सली इनटू द एट्रियल सिफॉन। कहाँ जाएगा क्लोएका, डॉर्सली जो है वो एट्रियल सिफॉन में जाएगा। अब धीरे धीरे आपको ध्यान में आ रहा होगा जो हमने पहले पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम और एट्रियल अपर्चर, एट्रियल सिफॉन और ब्रांचियल अपर्चर, ब्रांचियल सिफॉन पढ़ा था। उसमें मैंने बताया था कि ब्रांचियल सिफॉन जो है वो इंजेशन का काम करेगा और जो एट्रियल सिफॉन है, एट्रियल अपर्चर है, वो ईजेशन का या एक्सक्रीशन का काम करेगा। तो यहाँ पे क्लोएका जो है वो डॉर्सली एट्रियल सिफॉन में खुलता है और एट्रियल सिफॉन में खुलने के बाद ओपन आउटसाइड, क्या, ओपन आउटसाइड, बाहर की तरफ खुल जाएगा, ओपनिंग आउटसाइड थ्रू। अब यहाँ पे एट्रियल सिफॉन आया तो एट्रियल सिफॉन के बाद सबसे आउटर स्ट्रक्चर क्या था जो बाहर की तरफ खुल रहा था,
ओपन आउटसाइड थ्रू एट्रियल एपर्चर, और यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर निकल जाएगा। ओके, सो इंटेस्टाइन के बारे में हमने देख लिया कि दो पैरेलल लिम्स होती हैं जो कि यू शेप फॉर्म करती हैं। उसके बाद ये जो यू शेप वाली पैरेलल लिम्स होती है इंटेस्टाइन की, वो जॉइन करती है सिलिएटेड रेक्टम को, और ये रेक्टम ओपन होता है एनस में। एनस में ओपन होने के बाद जो एनस है वो जो है क्लोइका में जाते हुए खुलता है, जो कि क्लोइका जो है डोर्सली जाती है और एट्रियल सिफोन पे जाके मिलती है। एट्रियल सिफोन से ये जो फाइनल पोर्शन आता है, तो एट्रियल सिफोन ओपन कहाँ होता है? एट्रियल एपर्चर में। आपको डायग्राम याद होगा कि एट्रियल एपर्चर सबसे ऊपर होता है, फिर एट्रियल सिफोन आता है। तो एट्रियल सिफोन तक जब वेस्ट प्रोडक्ट पहुंच गया तो उसके बाद एट्रियल एपर्चर आएगा, और उसके बाद वो वेस्ट मटेरियल शरीर के बाहर चला जाएगा। तो ये था बेसिक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमेनिया। हमने स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ लिया। हमने ब्रांचियल एपर्चर से स्टार्ट किया, क्योंकि ब्रांचियल मतलब स्टार्ट हमने माउथ से किया, वो ब्रांचियल एपर्चर था जिसको हम बकल कैविटी भी बोल रहे थे। और वहाँ से नीचे आते आते ब्रांचियल एपर्चर था वो माउथ पोर्शन था, ब्रांचियल सिफोन था वो बकल कैविटी का पोर्शन था। वहाँ से इंजेक्शन हुआ, फूड को अंदर लिया गया, और पूरा का पूरा प्रोसेस होने के बाद थ्रू एट्रियल सिफोन एंड एट्रियल एपर्चर वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया। सो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट स्टिल आप समझ सकते हैं, और इसको अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको बेटर होगा, बेटरली इसको अच्छे से समझ पाओगे। ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमेनिया हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी एंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।